तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। बहुत समय से बहुत सारे बच्चे एक ही मैसेज किए जा रहे थे, सर सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज मैं आप सभी को सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। सोशियोलॉजी का क्लास आपका आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र जिसका प्रथम अध्याय क्या है? तो प्यारे बच्चों, जिसका प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है भारतीय समाज एक परिचय। क्या है प्यारे बच्चों? भारतीय समाज एक परिचय। अर्थात प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र के प्रथम अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग भारतीय समाज का एक परिचय देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भारतीय समाज है उस समाज का एक परिचय देखेंगे। कुल मिला के बात करें तो इस पूरे अध्याय में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भारतीय समाज यानी भारत का जो समाज का स्वरूप है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, और यह स्वरूप शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, 12th पेड कोर्स, तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसके लिए मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, आपको बस कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विषय का मात्र 1000 रुपये लगेंगे। और यदि ब्रिलियंट का गैस पेपर नहीं खरीदे हैं तो अवश्य रूप से खरीद लीजिए। सोशियोलॉजी का भी अवेलेबल है, ब्रिलियंट का। ठीक है प्यारे बच्चों, खरीद लेना। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम आते हैं अध्याय पे। अध्याय जिसका शीर्षक क्या है? भारतीय समाज एक परिचय। प्यारे बच्चों देखिए, समाज शास्त्र को पढ़ने से पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या जानेंगे? समाज शास्त्र के बारे में। आखिर समाज शास्त्र क्या होता है? आप समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा ना कि समाज शास्त्र क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कहाँ रहते हैं? प्रश्न क्या है? आप लोग कहाँ रहते हैं? आप रहते हैं आप एक समाज में। कहाँ रहते हैं? एक समाज में। ठीक है, तो आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की घटनाओं यानी कि जो भी घटना घटता है, ठीक है, उस समाज का घटना परिस्थिति उसका स्वरूप का क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद आप वैसा बिहेव करते हैं कि नहीं करते? यानी कि जैसा समाज रहेगा वैसा आपका रूप रहेगा। आपके समाज में महिला साड़ी पहनेगी तो आपके भी घर में मान के चलिए कि सिस्टर का शादी हो गया तो वो भी साड़ी पहनेगी, है कि नहीं? तो जैसा समाज रहता है व्यक्ति क्या करता है? तो उस प्रकार से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस समाज शास्त्र के अंतर्गत यदि हम इसकी अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? समाज की घटनाओं यानी कि आप जिस समाज में रहते हैं उसका घटनाओं परिस्थिति व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या चीज? तो जानकारी प्राप्त करना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वो आपका समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी समाज का, ठीक है, चाहे आपका समाज हो या दूसरे का समाज हो, उसके समाज में जो भी घटना घट रहा है, जो भी परिस्थिति है, उसका क्या स्वरूप है, उस सभी स्वरूपों का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, किसी भी समाज का, उसकी घटनाओं का, परिस्थिति का, स्वरूप का अध्ययन करने के बाद ही उस समाज के बारे में हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का समाज है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि आखिर समाज शास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए? समाज शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, आप कहाँ रहते हैं? आप समाज में रहते हैं। तो समाज में आपका जो क्या है? आपका जो मेंटलिटी है, आपका जो सोच है, वो तो आपका सोच है। हो सकता है कि आपके सोच से आपके समाज नाराज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप अपने सोच के साथ साथ आपके जो समाज में जो लोग रहते हैं उनका सोच आपके प्रति क्या है, उसका पक्ष क्या है, इन सभी की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलता है? समाज शास्त्र के ही बारे में मिलता है। ठीक है, इसलिए समाज शास्त्र का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया प्यारे बच्चों समाज शास्त्र का पॉइंट। अब हम देखेंगे सहज बोध। ठीक है प्यारे बच्चों, सहज बोध ये जो शब्द है आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अंग्रेजी में बिल्कुल सुना होगा। अंग्रेजी इसका नाम सुने होंगे। सहज बोध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन सेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस।
अब सबसे बड़ी पॉइंट आता है कि आखिर ये कॉमन सेंस क्या होता है, यानी कि सहज बोध वो क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आप जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, आप जिस समाज में रहते हैं या जिस परिवार में रहते हैं, आप अपने समाज में या परिवार में रहकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसे ही आपको कहा जाता है सहज बोध, यानी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हम किसे कहेंगे? आप अपने समाज में रह के, आप अपने परिवार में रह के जो ज्ञान हासिल करिएगा वह ज्ञान क्या होगा? वह ज्ञान आपका सहज बोध अर्थात कॉमन सेंस होगा। और यह ज्ञान, खास बात क्या होता है, यह ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं होता है। आप जो कहिएगा कि यह किताबी ज्ञान होता है, यह ज्ञान बिल्कुल ही किताबी नहीं होता है, बल्कि बच्चा या व्यक्ति क्या करता है, अपने परिवार में रह के, अपने समाज में रह के वह सीखता है। ठीक है, जैसे देखिएगा कोई कोई बच्चा क्या है, तो कोई कोई बच्चा छोटा रहता है, महज 4 साल का, लेकिन वो बातें इस प्रकार से करता है कि मानो वो 10 साल का हो, 8 साल का हो। तो हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि उसके घर में सभी लोग शिक्षित है, इसलिए बच्चा काफी होशियार है कि नहीं? तो ये सब होता है सहज बोध के कारण। अब यदि हम सहज बोध को मापेंगे तो मापने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, मान के चलते हैं कि 2 जुड़वा भाई हैं, 2 जुड़वा भाई है, एक भाई का नाम है ए और दूसरा भाई का नाम क्या है? बी। ठीक है, ए भाई को दिल्ली में छोड़ दिया जाता है रहने के लिए। अब बी भाई को कोई निच्छर देहात गांव में, जैसे निच्छर देहात को ठाठा एक गांव का नाम है, आप लोग भी नहीं सुने हुईएगा, ठाठा में आपको क्या किया? तो छोड़ दिया गया रहने के लिए। अब दोनों ठारा अनपढ़, दोनों को हम शिक्षा नहीं दिए, ठीक है, ना तो ए वाले को दिए ना तो बी वाले को दिए। लेकिन जब इसका सहज बोध हम देखेंगे तो बी की तुलना में ए काफी होशियार होगा, बी की तुलना में ए जो है काफी होशियार होगा। अब बताइए कैसे होशियार होगा? क्योंकि ए वाला जो दिल्ली में रहता है वो दिल्ली का वातावरण को समझा, दिल्ली का समाज को समझा, दिल्ली में रहकर वो अनेक चीज़ों को देखा, जैसे कंप्यूटर देखा, इंटरनेट देखा, मेट्रो ट्रेन देखा, एरोप्लेन देखा, सैटेलाइट देखा, वहाँ के बुद्धिमान लोगों को देखा, बुद्धिमान लोगों से किसी न किसी बहाने वो बात किया, चाहे टेम्पो के माध्यम से या किसी भी प्रकार से। तो जिस कारण क्या होता है कि बी वाले व्यक्ति से ज़्यादा होशियार कौन हो जाता है? तो ए वाला हो जाता है, क्योंकि इसका जो वातावरण है वह वातावरण इसको क्या करता है? तो इसे बिना पुस्तक के वह ज्ञान देता है। ठीक है, तो बच्चों के विकास के लिए भी एक वातावरण क्या हो जाता था प्यारे बच्चों? अत्यधिक जानकारी के मतलब अत्यधिक जरूरी हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसा वातावरण रहेगा वैसा क्या होगा? तो वैसा प्यारे बच्चों बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है सहज बोध। आम भाषा में यदि पूछेगा कि सहज बोध से आप क्या समझते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा, जब कोई बच्चा या व्यक्ति अपने समाज या परिवार में रहकर जो ज्ञान हासिल करता है उस ज्ञान को हम सहज बोध करते हैं, सहज बोध कहते हैं, अर्थात कॉमन सेंस कहते हैं। ठीक है, साथ ही यह जो ज्ञान होती है यह ज्ञान पुस्तक की नहीं होती है, बल्कि यह ज्ञान अपने वातावरण से सीख करके बच्चा सरल रूप से, ठीक है, मतलब कि जो बच्चा है वो अपने वातावरण से ही सीखता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका सहज बोध भी हो गया। अब हम आते हैं भारतीय समाज पॉइंट पे। ठीक है, कि भारतीय समाज, क्योंकि हमें तो भारतीय समाज के ही बारे में पढ़ना है, तो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? एक लिख दिए धूप तोड़ी के, एकता होगा ना, एकता और विविधता। ठीक है, एकता और विविधता, इसको देखना। अब प्यारे बच्चों देखिए, हमारा प्यारा देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत कौन? तो प्यारे बच्चों अपना भारत। ठीक है, यानी हमारा प्यारा देश भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई, जैन, इसके अलावा अनेक भाषाई लोग रहते हैं, यानी अनेक तरह के भाषा बोलने वाला, बंगाली, तमिल, तेलुगु। इधर हम तमिलनाडु गए थे तो हमको तमिल समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना सारा भाषा है, बहुत सारा भाषा है। संस्कृति देखिएगा तो बहुत अलग अलग प्रकार का संस्कृति है। तमिलनाडु में हम देखे थे शाम होता था सभी लोग अपने घर के आगे रंगोली बनाना शुरू कर देता था। ठीक है, यानी विविधता के बात कहें तो विविधता, अनेक प्रकार की विविधता है।
फिर भी हमारा जो प्यारा देश भारत है उस विविधता में क्या है, तो एकता है। क्या है? एकता है। हमारे देश के सभी देशवासी, ठीक है, वो भले ही अनेक धर्म के हो, अनेक भाषाई हो, अनेक संस्कृति हो, फिर भी हम लोग एक छत के नीचे इस प्रकार रहते हैं कि जैसे मानो क्या, जैसे हम लोग एक भाई हैं, भाईचारे के बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है। यानी कि भारत में भले ही अनेक धर्मों का हो, फिर भी हम लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, तो भारतीय समाज है। यानी कि विविधता है, भले ही विविधता है, लेकिन इस विविधता में प्यारे बच्चों क्या है, तो एकता है। हम लोग खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, जो मैंने रेड पॉइंट कर रखा है, ये उपनिवेशवाद मेन टॉपिक आपका यहां से शुरू होता है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। तो यहां तक समझना बेहद जरूरी है, यहां तक समझ जाइए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है उपनिवेशवाद। अब प्रश्न आता है कि आखिर उपनिवेशवाद हम किसे कहेंगे। आपने उपनिवेश काफी सुना होगा, उपनिवेशवाद, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद हम उसे कहेंगे जब कोई देश दूसरे देश को अपना अधीन कर लेता है, या कहिए उसको गुलाम बना लेता है, या उस पर शासन करता है, तब हम उस देश को हम क्या बोलेंगे, उपनिवेश, या कहिए उपनिवेशवाद। आसान शब्दों में कहिए, जब एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो देश जो दूसरे देश को अधीन करता है या गुलाम बनाता है, तो गुलाम बनाने वाला जो देश है वह काफी शक्तिशाली होता है, यानी मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत। जैसे कि देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा प्यारा देश भारत, ये भी गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा? तो प्यारे बच्चों यहां रहा ब्रिटेन का। किसका रहा? तो ब्रिटेन का, ठीक है। अब ब्रिटेन काफी शक्तिशाली देश, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने भारत को अपने अधीन कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया। अर्थात हम कह सकते हैं भारत उपनिवेश था। किसका? तो ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के ही अंतर्गत चलता था। इसलिए उस समय को हम भारत का क्या नाम जानते हैं, तो ब्रिटिश भारत के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सरलता पूर्वक यदि कोई पूछेगा उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, आम भाषा में सरल रूप से आंसर देना है, बस समझना। जब क्वेश्चन ऐसे कराएंगे अनेक प्रकार के परिभाषा हम आपको लिखा देंगे, ठीक है, चूंकि समय कम है, ठीक है। तो आसान भाषा में कहिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देश को या कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता, अधीन कर लेता, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ गए कि उपनिवेशवाद कहते हैं। अब प्रश्न आता है, मैंने अभी क्या बोला कि ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया, तो ब्रिटेन ने भारत को क्यों गुलाम बनाया, यानी कि क्यों अधीन किया, ठीक है। तो प्रश्न है आपका आ जाता, टॉपिक आ जाता है भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण, यानी कि क्या कारण था भारत में उपनिवेशवाद की। तो उपनिवेशवाद भारत किसका हुआ था, तो ब्रिटेन का, यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन किन कारणों से भारत को अपना उपनिवेश बनाया, आपको कारण बताना है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, तो पहला कारण है, देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में बहुत सारा उद्योग धंधा खुला, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो नाम तो सुने ही होंगे। तो ब्रिटेन को चाहिए था कच्चा माल। क्या चाहिए था? कच्चा माल। वो कच्चा माल जो है कम कीमत पर कहीं वो सोचता था कि कहां से हम कम कीमत पर कच्चा माल उठाए और वस्तु का निर्माण करें और ऊंचे कीमत पर उसे हम बेचें। तो ब्रिटेन ने देखा कि भारत में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कच्चा जो माल है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः कच्चा माल के कारण ब्रिटेन ने क्या किया, वो भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया। अब कच्चा माल जैसे क्या, तो देखिएगा कि भारत का जो गुजरात साइड है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ देखिएगा वहाँ सूती वस्त्र के अभी बहुत ज़्यादा मील है। तो पहले वहाँ जो है वहाँ रेशम का खेती होता था, तो जिस कारण जो कच्चा माल है वह ब्रिटेन क्या करता था, एकदम कम कीमत पर खरीद करके इंग्लैंड लेकर के जाता था, वहाँ वस्त्र बनाता था, फिर वो दुनिया भर में ऊंची कीमत में बेचता था। तो ये पहला कारण हो गया, कच्चे माल की उपलब्धता। अब बहुत सारा कच्चा माल सेक्टर में हो सकता है, जैसे नील भी है ना, हो सकता है, ठीक है, नील हो गया, वस्त्र मतलब कि रेशम हो गया, मसाला हो गया, ये भी आपका नहीं चल आएगा। फिर देखिए निर्मित माल की खपत, दूसरा कौन सा कारण था, तो निर्मित माल की खपत। अब ब्रिटेन ने सामान बना लिया, अपना फैक्ट्री में सामान बनाया बहुत बड़े पैमाने पे, अब वो बिकना भी तो चाहिए ना। अब ब्रिटेन खुद छोटा सा देश है, जनसंख्या कम है,
तो वहाँ के लोग थोड़ी खरीदेंगे, उसके लिए एक बाजार चाहिए था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि सामान को कम कीमत पे बना करके वो भारत में क्या किया, तो वो भारत में वो बेचना चाहा, यानी मन मर्जी तरीके से बेचना चाहता। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, तो भारत को गुलाम बना लिया। ठीक है। तीसरा कारण क्या, प्रतिकूल जलवायु। ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन जहां जहां गया, जिन जिन देशों में जाने के बाद उन्हें अनेक प्रकार का नॉलेज मिला। जैसे कहीं देखा आलू का खेती अच्छा होता है, कहीं देखा तंबाकू होता है, कहीं देखा कहवा होता है, ठीक है, कहीं देखा चावल होता है। तो इतना जो फसल देखा वो अपने भूमि पर उसका कृषि नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए प्रतिकूल जलवायु होना चाहिए, और ऐसा प्रतिकूल जलवायु भारत में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया, यानी ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, क्योंकि भारत का जलवायु वह क्या था, वह प्रतिकूल था खेती के लिए। यानी कि आलू रोपिएगा आसानी से आलू हो जाएगा, चावल रोपिएगा तो चावल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद क्या है, राजनीतिक स्थिरता का अभाव। सबसे चार पॉइंट हम समझा देते हैं। राजनीतिक स्थिरता का अभाव। अब प्यारे बच्चे देखिएगा 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुगल जो साम्राज्य था वो मुगल साम्राज्य आपका खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर जफर, उसकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक था वो राजनीतिक समझिए कि काफ़ी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण क्या किया, जिसके कारण इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इंग्लैंड वही मतलब ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और भारत को क्या बना लिया, तो अपना गुलाम बना लिया। तो इन कारणों से, इन मुख्य 4 कारणों से क्या हुआ, तो इन मुख्य 4 कारणों से भारत में उपनिवेशवाद का स्थापना हुआ। ठीक है। इन मुख्य रूप से इन 4 कारणों से भारत उपनिवेश बना, किसका, तो ब्रिटेन का। इसके अलावा भी और सारा कारण है, लेकिन उतना जानना जरूरी नहीं है, 4 आपका काफी है। ठीक है। अब प्रश्न आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव। यानी कि अब भारत को उपनिवेश, ये ब्रिटेन तो बना लिया, अब उसका क्या प्रभाव दिखा, यानी जो अंग्रेज जो भारत में शासन किया उसका क्या प्रभाव दिखा। ठीक है। तो देखिए जैसे ही अंग्रेज ने भारत को अपना गुलाम बनाया, अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने चाहा कि भारत का जितना भी प्राकृतिक संपदा है, खनिज हो गया, ठीक है, उसके अलावा कच्चा माल हो गया, उसके अलावा मसाला हो गया, सब का सब उठा करके इंग्लैंड लेके भाग जाए। अब जल्दी जल्दी भागेगा तो क्या बनाएगा, उसके लिए साधन चाहिए, परिवहन साधन। ठीक है, क्या चाहिए, तो परिवहन साधन। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, तो पूरे भारत में रेल का पटरी बिछा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, तो जिसके कारण अंग्रेज ने आवागमन के साधनों का विकास किया। ठीक है। यानी रेल जो देख रहे हैं अंग्रेज ने बिछाया, वो किन कारणों से बिछाया, ताकि वो यहाँ के संपदा को अपने देश ले जा सके, जिस कारण उपनिवेशवाद के कारण क्या हुआ, तो भारत में आवागमन के साधनों का विकास हुआ। ठीक है। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन। अब जैसे ही ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, तो जो किसान थे, भारत के किसान थे, वो कच्चा माल लघु एवं कुटीर उद्योग वाले व्यापारी को बेचा करते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने किसानों से क्या किया, किसानों से ऊंची कीमत पे सारा कच्चा माल खरीद लिया, सारा का सारा खरीद लिया। अब सारा अंग्रेज खरीद लिया, तब लघु और कुटीर उद्योग वाले व्यापारी के पास कच्चा माल रहा ही नहीं, इसलिए लघु और कुटीर उद्योग क्या हुआ, तो बर्बाद हो गया। अब अंग्रेज देखिए, अंग्रेज का होशियारी क्या था, किसान से थोड़ा सा उच्च कीमत पर खरीदा, सामान को बनाया और उसको महंगा में, 4 गुना महंगा में बेच दिया भारत में। ठीक है। तो इस कारण भारत का जो लघु और कुटीर उद्योग था वो बर्बाद हो गया, खास करके गुजरात वाला। ठीक है। उसके बाद देखिए नवीन औपनिवेशिक नगरों की स्थापना। अब जब भारत पहले गुलाम था, गुलाम से पहले, ठीक है, भारत का जो बड़ा बड़ा शहर देखिएगा वो था आपका मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है, पटना हो गया, काशी हो गया, ये सब था। आप बात करिएगा मुंबई का, तो मुंबई कोई बड़ा शहर नहीं था, चेन्नई बड़ा शहर नहीं था, कलकत्ता और उतना कोई बड़ा शहर नहीं था। ठीक है। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता कुछ बड़ा शहर नहीं था। लेकिन जब जैसे ही भारत पे अंग्रेजी हुकूमत हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, गुलाम बना लिया। तो ब्रिटेन कहाँ से आते थे, उड़ के थोड़ी आते थे ज़्यादातर, उस टाइम एरोप्लेन उतना थोड़ी था, वो जहाज के माध्यम से आते थे, पानी वाला जहाज। तो उसको बंदरगाह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या किया, तो अंग्रेज ने जो है भारत में
ठीक है। इस प्रकार से हमारा तो मानचित्र है। एक यहाँ पर बंदरगाह बनाए, बॉम्बे, चेन्नई में बनाए, कलकत्ता में बनाए। देखो अलग अलग क्षेत्र है तीनों, नीचे का क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र। तो जिस कारण क्या हुआ कि बंदरगाह बनाने के कारण यहाँ जो है बंदरगाह बना, उद्योग धंधे स्थापित हुए, ठीक है। व्यापार का जो क्षेत्र था वो काफी व्यापक हो गया, जिस कारण जो बॉम्बे शहर हो गया, मद्रास शहर हो गया, चेन्नई, वो शहर जो है काफी ज्यादा बड़ा बनना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि यह जो सारे के सारे जो शहर है वो समुद्र के किनारे थे, जहां से अंग्रेज सामान को आयात और निर्यात करते थे, यानी कि सामान भार से उठा करके लेकर के जाते थे, जो बेचने वाला हो वो इस माध्यम से ले जाकर के बेचते थे, जिस कारण आपका जो तटवर्ती जो समुद्र के किनारे जो नगर थे उस नगर का काफी ज्यादा क्या हुआ, तो पहले तो विकास हुआ, जबकि जो बीच का जो नगर था वो बीच का नगर विकास कर पाया, वह नहीं कर पाया। आज भी देखिएगा जो भी जितना बड़ा बड़ा शहर वो समुद्र के किनारे हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, कोच्चि यानी कोचीन हो गया, सारा समुद्र किनारे है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। यही कारण था, ठीक है। उसके बाद देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। अब जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या किया, तो तीन कठिया पद्धति जमींदारों के हाथ में दिया। तो जमींदार वो क्या थे, वो पूंजीवाद थे, तो पूंजीवाद का विकास होना प्रारंभ हुआ और पूंजीवाद ने किसानों पर शोषण करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, तो अंग्रेज ने भारत को गुलाम बना करके अब भारत पर कई वर्षों तक वो राज करना चाहा। वो तो चाहता था कि हम जिंदगी भर भारत पर क्या करें, राज करें। तो राज कैसे होगा, तो भारत में हिंदू मुस्लिम ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसा करते कि दोनों में हम झगड़ा लगा देते, दोनों में हम क्या करते हैं, झगड़ा लगा देते हैं। अर्थात भारत जब गुलाम बना तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने जाति प्रजाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा दिया, ठीक है। जाति प्रजाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का बढ़ावा दिया। हिंदू में खुद जो हिंदू में बहुत सारे जो जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें भी भेदभाव का वो बढ़ावा दिया। कौन, तो अंग्रेज। वो चाहता था कि सब अपने में अपने झगड़ा करे, उसी में व्यस्त रहे, हम जो शोषण करते किसी का ध्यान हम पर ना जाए, ठीक है। इसलिए अंग्रेज ने इस चाल को चला, जिस कारण भारत क्या हो गया, भारत काफी ज्यादा कमजोर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको समाज शास्त्र के बारे में बताया, सहजबोध बताया, ठीक है, उपनिवेश बताया, भारत में उपनिवेश का स्थापना का कारण क्या था उसके बारे में बताया, और उपनिवेश पर भारत पर उपनिवेश के प्रभाव क्या दिखा उसके बारे में बताया। तो उपनिवेश तक यहाँ तक टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। अब आगे के वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, लेक्चर वीडियो समाप्त कर देंगे। आगे हम दूसरे लेक्चर वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, समुदाय पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है, पूरे सब्जेक्ट का 1000 लगेंगे, आप जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करिए 70 150 45 52।